हेलो एवरीवन, ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम पूजा। आप देख रहे हैं परचम क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 20 एंड 21 फेब के करंट अफेयर्स। क्योंकि जो 20 फरवरी था मंडे को हमने अपना वीकली सीए कवर किया था, इसलिए 20 और 21 फरवरी का करंट अफेयर्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग ने बहुत अच्छे तरीके से क्विज को अटेम्प्ट किया। अब नेक्स्ट वीक का आपका जो सेशन होगा उसमें और भी ज़्यादा क्वेश्चंस के साथ हम आपसे वापस वीकली करंट अफेयर्स में मिलेंगे। सबसे पहले आज हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेज के बारे में। तो काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का स्टेटहुड डे के बारे में हमें बात करनी है और भी कई सारे डेज के ऊपर हमें चर्चा करनी है। इसके बाद आज जो पर्सन है, मतलब पर्सन इन न्यूज़, वो काफ़ी सारे हैं। तो पहले हम उन पर्सन को देखेंगे और उसके बाद हम डिफेंस से रिलेटेड और नेशनल न्यूज़ को कवर करेंगे। बाकी जो न्यूज़ है वो मैंने कल के सेशन में डाल दी है, जिससे आपका कोई भी करंट अफेयर्स रह ना जाए। ठीक है, तो आज हमें रणजी ट्रॉफी के बारे में डिस्कशन करना है, बाफ्टा अवार्ड के बारे में डिस्कशन करना है। ये हमारे प्राइम ऑब्जेक्टिव रहेंगे आज के सेशन में। वीडियो के लास्ट में आपको हेडलाइन मिलेंगी जिससे आप आसानी से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, और आपको आज की क्लास का जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से करंट अफेयर्स का पीडीएफ ले सकते हैं। और अगर किसी को भी टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड करने में दिक्कत आती है तो वो प्ले स्टोर पर जाएगा और परचम के एप्लीकेशन को डाउनलोड करेगा। परचम के एप्लीकेशन में एक एरिया होगा फ्री कॉन्टेंट एरिया, वहाँ पर जाके आप पीडीएफ को ले सकते हैं। वहां से भी करंट अफेयर्स का पीडीएफ मिल जाएगा। और वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और सेशन पसंद आता तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना तो बनता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेज पे हम डिस्कशन करेंगे। तो ताज महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। 9 दिन तक चलने वाला ये फेस्टिवल है। ठीक है, ताज महोत्सव हर साल आयोजित किया जाता है। 1992 से ताज महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस साल ये इसका 32 नंबर का एडिशन है। 20 फरवरी से 1 मार्च तक, मतलब 9 दिन तक, ताज महोत्सव आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर? आगरा में। कहाँ पर आयोजित होगा? ये आगरा में होगा। इसका एकमात्र एजेंडा है जो क्राफ्टमैन होते हैं उनको इनकरेज करना, उनके आइडियाज को इनकरेज करना और लोगों के सामने उनके आइडियाज को शोकेस करना यहाँ पर प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है। तो ताज महोत्सव 9 दिन चलेगा। आगरा में 22वां एडिशन है। शुरुआत 1992 में की गई थी। ठीक है, सो बात करते हैं 37 स्टेटहुड डे ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है हमारे देश का 23rd नंबर का स्टेट है, 23वें नंबर का राज्य बना था। और 20 फरवरी को 37वां नंबर का स्टेटहुड डे हमने अरुणाचल प्रदेश का सेलिब्रेट किया। 20 फरवरी को होम मिनिस्टर अमित शाह जी चीफ गेस्ट के रूप में यहाँ पे शामिल हुए थे अरुणाचल प्रदेश के इस स्टेटहुड फाउंडेशन डे के दिन। और अरुणाचल प्रदेश जो है वो लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सूरज सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में ही निकलता है अगर हम भारत में बात करते हैं। अरुणाचल प्रदेश को पहले हम नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जानते थे, जो कि पार्ट था असम राज्य का। 1972 में हमने अरुणाचल प्रदेश को एक यूनियन टेरिटरी बनाया, भारत का एक संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश बनाया। उसके बाद हमने 53rd नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया। 53rd नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1986 में हुआ और उसके बाद 1987 में 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश जो है वो एक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया और 23rd नंबर का स्टेट जो है वो अरुणाचल प्रदेश हमारे देश का बना। तो इस साल हम 37th नंबर का स्टेटहुड सेलिब्रेट कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, अगर अरुणाचल प्रदेश के बारे में और जानकारी आप लेना चाहते हैं तो आप इस मैप की मदद से ले सकते हैं। ये जो राज्य दिख रहा है ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, जिसकी कैपिटल आपको ईटानगर दिखेगी। अरुणाचल प्रदेश की अगर इंटरनेशनल बाउंड्रीज के बारे में बात करते हैं तो आप देखेंगे इसके वेस्ट में भूटान है। अगर आप नॉर्थ में जाएंगे तो तिब्बत या चाइना का रीजन है, आप बोल सकते हैं चाइना है। और यहाँ पर आपको जो है वो म्यांमार देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा नागालैंड और असम के साथ भी आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश जो है वो बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, कैपिटल ईटानगर है। स्टेट एनिमल जो है वो गयाल या मिथुन है और स्टेट बर्ड जो है वो हॉर्नबिल है। स्टेट बर्ड कौन सा है? हॉर्नबिल है। अगर हम अरुणाचल प्रदेश के प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में बात करें, जहाँ पे वाइल्ड लाइफ को कंजर्वेशन करने के लिए, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए उस पर्टिकुलर एरिया को प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर किया हो, तो मैं आपको बता दूं नाम दफा टाइगर रिजर्व आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। पक्के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेगी। ताले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व, ये सभी चीजें आपको कहाँ पर मिलेंगी? अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेंगी। चाहिए, नेक्स्ट बात करते हैं मिजोरम के बारे में। नेक्स्ट है मिजोरम का भी स्टेटहुड डे 20 फरवरी को मनाया जाता है और मिजोरम भी 53rd नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद जो है 1987 में 20 फरवरी को एक राज्य का स्टेटस इसको मिला था। ठीक है,
एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी के समय, इसे मिजो हिल रीजन कहते थे, जिसको बाद में लुसाई हिल डिस्ट्रिक्ट विद इन असम डिक्लेयर किया गया था। 1954 में इसे मिजो हिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम कहा जाता था। अगर हम मिजोरम की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे मिजोरम है और उसकी इंटरनेशनल बाउंड्री जो है वो म्यांमार, इंटरनेशनल बाउंड्री जो है वो आपकी म्यांमार और बांग्लादेश के साथ लगती है। इसके अलावा त्रिपुरा, असम और मणिपुर के साथ भी ये सीमा साझा करता है। अगर हम सिक्किम की बात करते हैं तो सिक्किम जो है सबसे लीस्ट पॉपुलेशन वाला राज्य हमारे देश का है, और सिक्किम के बाद सेकंड नंबर पे जो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है वो आपका मिजोरम देखने को मिलेगा। अब मिजोरम में भी कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज है, जैसे कि दम्फा टाइगर रिजर्व है, तभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नगिंगपुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपको कहाँ पे मिलेगी, मिजोरम में मिलेगी, और चापचार कूट मिजोरम का फेस्टिवल है जहां से क्वेश्चन लगातार एग्जाम में फ्रेम होते हैं। चलिए अगला इंपॉर्टेंट डे हम देखते हैं, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। 20 फरवरी को वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस मनाया जाता है। ठीक है, बेसिकली जो 62nd नंबर का सेशन था यूनाइटेड नेशन का 2007 में, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया था कि 20 फरवरी को हम वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस बनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे, और पहली बार हमने इस दिन को 2009 में सेलिब्रेट किया था। ठीक है, पहली बार 2009 में हमने इस दिन को सेलिब्रेट किया था, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। इस साल की जो थीम डिसाइड की गई है वो है ओवरकमिंग वेरियर एंड अनलीजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर सोशल जस्टिस, ये इसकी थीम डिसाइड की गई है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे जो है 21 फरवरी को हम मना रहे हैं। यूनेस्को के द्वारा इस दिन की शुरुआत की गई थी 1999 में, और ये 24th एडिशन है, 24वां संस्करण है, और थीम है यहाँ पे मल्टी लैंग्वेज एजुकेशन, नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन। ये इस साल यहाँ पे थीम डिसाइड की गई है, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। नेक्स्ट, सॉइल हेल्थ कार्ड डे 2023 19 फेब को मनाया गया, क्योंकि जो अपना सॉइल हेल्थ कार्ड की शुरुआत 2015 में 19 फरवरी को प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा राजस्थान से की गई थी। इस स्कीम की शुरुआत सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, इसमें जो किसान हैं, किसान भाई बंधु हैं, उनको उनकी सॉइल का क्या स्टेटस है, उसकी क्या न्यूट्रिशन वैल्यू है, कौन से उर्वरक या फर्टिलाइजर उनकी ज़मीन के लिए और उनकी सॉइल की हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छे होंगे, इसके बारे में जानकारी दिया जाता है। तो 19 फरवरी 2023 में हमने सॉइल हेल्थ कार्ड डे सेलिब्रेट किया, जो कि इसका 8वें नंबर का एडिशन था। कौन सा एडिशन है? 8वें नंबर का एडिशन है, तो इसको आपको भूलना नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट डे थे जो मैंने आपको डिस्कस कर दिए। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में। आप एक पिक्चर देख रहे होंगे, उसमें एक ईगल है जो फ्लाई कर रहा है, ठीक है ना, और इस पिक्चर को क्लिक करने का काम जो है वो कार्तिक सुब्रमण्यम ने किया है, इसलिए इनको नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया है। ये क्या है? नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर, जिसको क्लिक करने का काम इंडियन ऑरिजिन कार्तिक सुब्रमण्यम ने किया है। इंडियन ऑरिजिन है कार्तिक सुब्रमण्यम, इन्होंने इस पिक्चर को क्लिक किया और 500 से ज़्यादा एंटिटीज़ के बीच में इनकी पिक्चर को सिलेक्ट किया गया और ये फोटो ऑफ द ईयर बन गई है। मई में जो नेशनल ज्योग्राफी का मैगजीन आता है उसमें ये कवर पेज होगा, और इस पिक्चर का नाम है डांस ऑफ द ईगल्स। डांस ऑफ द ईगल्स इस पिक्चर का नाम है। बेसिकली ईगल जो आपका प्रिजर्व है अलास्का, वहाँ पे इस पिक्चर को क्लिक करने का काम कार्तिक सुब्रमण्यम ने किया है, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं। टाटा मोटर्स वीपी राजन अंबा अपॉइंटेड एज द एमडी ऑफ जैगुआर लैंड रोवर इंडिया। तो टाटा मोटर के वीपी मतलब वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात हो रही है, राजन अंबा को जैगुआर लैंड रोवर इंडिया का एमडी नियुक्त किया गया है, और इनका जो टेन्योर है वो 1 मार्च से इफेक्ट में आएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने रिप्लेस किया है रोहित सूरी को, और रोहित सूरी जी ने जनवरी में ही जो है वो रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया था एमडी और सीईओ प्रेसिडेंट की पोजीशन से। अच्छा, ये जो राजन अंबा है, इसके पहले ये जो आपका कैरेट लेन है जो कि सब्सिडरी है टाइटन की, उसके भी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रहे हैं, और टाटा मोटर्स में इन्हें अनुभव है काम करने का। चलिए अब बात करते हैं 76 नंबर के बाफ्टा अवार्ड्स के बारे में। ठीक है, 76 नंबर के रिसेंटली बाफ्टा अवार्ड दिए गए हैं। ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड बाफ्टा अवार्ड कहलाते हैं। ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स को हम ही बाफ्टा अवार्ड कहते हैं। इसमें हमें बेसिकली बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी काफ़ी लंबी लिस्ट होती है जो एग्जाम में नहीं बनती, इसलिए मैंने उसको इंक्लूड किया ही नहीं, क्योंकि जितना लोड मैं आपको दूंगी, जितनी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी, ज़्यादा कन्फ्यूज़न आपके साथ क्रिएट होगा। ठीक है, इसलिए मैंने कुछ ही बातों को यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो यहाँ पे देखेंगे ऑस्टिन बटलर, इन्हें बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया है 76 बाफ्टा अवार्ड्स में, बेस्ट लीडिंग एक्टर कैटेगरी में ऑस्टिन बटलर एल्विश के लिए। इसके अलावा यहाँ पे जो है ये है कैट ब्लैंचेट,
इन्हें बेस्ट लीडिंग एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है इनकी मूवी टार के लिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक और है जर्मन एंटी वॉर ड्रामा ऑल क्विट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। इन्हें मैक्सिमम मतलब 7 अवार्ड जो है वाफ्टा अवार्ड्स में दिए गए हैं। बेस्ट फिल्म और डायरेक्टर का अवार्ड भी इसी मूवी को दिया गया है, ऑल क्विट ऑन वेस्टर्न फ्रंट, ठीक है। तो बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्टर आप एक्ट्रेस आपको नहीं भूलना है। बाफ्टा का फुल फॉर्म भी आप याद रख सकते हैं, ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स, और ये 76 नंबर के बाफ्टा अवार्ड रिसेंटली डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। चलिए, ये हैं आयुष्मान खुराना जी, ठीक है। इन्हें यूनिसेफ ने चाइल्ड राइट्स का नेशनल एम्बेसडर डिक्लेयर किया है। तो एक्टर आयुष्मान खुराना वॉज अपॉइंटेड एज द नेशनल एम्बेसडर ऑफ चाइल्ड राइट फॉर द यूनिसेफ इंडिया। यूनिसेफ ने आयुष्मान खुराना को बाल अधिकारों के लिए अपने राष्ट्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया है, और ये इंश्योर करेंगे ऑल द राइट्स ऑफ द चिल्ड्रंस, बच्चों के अधिकारों के ऊपर लोगों को जागरूकता दिलाने के लिए ये काम करेंगे। इसके अलावा सचिन तेंदुलकर जी, जिन्हें यूनिसेफ साउथ एशियन रीजनल एम्बेसडर बनाया था, उनके साथ मिलकर ये कई सारे कैंपेन रन भी करेंगे लोगों को बच्चों के राइट्स को बताने के लिए। अब यूनिसेफ के बारे में बात हो रही है, तो यूनिसेफ जो है एक यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड है। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है जिसको 11 दिसंबर 1946 में सेटअप किया गया था। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, जिसका हेड ऑफिस आपको न्यूयॉर्क यूएसए में देखने को मिलेगा, जो कि बच्चों को और उनकी माताओं को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट प्रोवाइड करने का काम करता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यूनिसेफ इंडिया के बारे में, तो यूनिसेफ इंडिया भारत के अंदर बच्चों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है अक्रॉस द कंट्री। और इसने भारत ने यूनिसेफ के साथ पार्टनरशिप 1949 में स्टार्ट की थी, और पहला जो ऑफिस बना था यूनिसेफ का इंडिया में, नई दिल्ली में, वो 1952 में बना था। मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट नोडल एजेंसी की तरह यहाँ पे काम करती है। तो ये यूनिसेफ के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। अच्छा, इनको आपने पहले भी न्यूज़ में देखा होगा, ये है फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर ऑफ केरला के शैलजा। कौन है ये? के शैलजा जी हैं, जो कि स्वास्थ्य मंत्रालय संभाल चुकी हैं केरला राज्य में। इनको 32 नंबर का रामश्रम उत्तरी कुट्टी पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। रामश्रम उन्नीर कुट्टी अवार्ड के लिए इन्हें सिलेक्ट किया गया है के सैलजा, और ये 32 नंबर का एडिशन है। जब से इस अवार्ड की शुरुआत हुई है, मतलब 1985 से जब से इस अवार्ड की शुरुआत हुई है, 4th नंबर की वीमेन है, चौथी महिला है जिनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है इनको अवार्ड? क्योंकि जब केरला में आउटब्रेक हुआ था निफा वायरस का, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। फिर कोविड-19 के समय इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और अपने राज्य को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, इसलिए उन्हें 32 नंबर का रामश्रम उन्नीरकुट्टी पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो के सैलजा आपको याद रखना है, फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर रही है केरला राज्य की। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं रमेश कृष्णन। इन्हें रोटरी क्लब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि रमेश कृष्णन, जिन्हें रोटरी क्लब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, ये किस फील्ड से एसोसिएटेड है? तो मैं आपको बता दूं, ये टेनिस प्लेयर रहे हैं। कौन से खिलाड़ी रहे हैं? ये रामकृष्णन जो है वो टेनिस खिलाड़ी रहे हैं। फॉर्मर इंडियन डेविस कप टेनिस प्लेयर रमेश कृष्णन, इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, जिसको रोटरी क्लब के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, इसलिए हम इसे रोटरी क्लब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कह रहे हैं। और ये अवार्ड इन्हें चेन्नई में दिया गया था। और ये अवार्ड इनको किसने दिया है? तो ये अवार्ड इन्हें तमिलनाडु टेनिस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और फॉर्मर टेनिस प्लेयर विजय अमृतराज के द्वारा इनको ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया है। विजय अमृतराज जो है वो पहले रेसिपेंट रहे हैं इस अवार्ड के 2010 में। तो 2010 में पहला रोटरी क्लब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विजय अमृतराज को दिया गया था, जो कि टेनिस खिलाड़ी हैं। इसके अलावा अभी जो दिया गया है वो टेनिस खिलाड़ी रमेश कृष्णन को ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा गोल्फ प्लेयर का नाम भी आप याद रख सकते हैं, उत्तम सिंह मूडी। उत्तम सिंह मूडी को वोकेशनल एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो रमेश कृष्णन का नाम आपको याद रखना है, टेनिस खिलाड़ी है। कौन से खिलाड़ी? टेनिस खिलाड़ी। चलिए, अब बात करते हैं आरबीआई अपॉइंट वीएस किच्ची एज अ मेंबर ऑन आर कैप एडवाइजरी कमेटी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा फॉर्मर बैंक ऑफ बड़ौदा के ईडी विक्रमादित्य सिंह कीची को एडवाइजरी कमेटी ऑन रिलायंस कैपिटल का मेंबर बनाया गया है, जिसको हम आर कैप कह रहे हैं। तो आर कैप एडवाइजरी कमेटी का मेंबर वीएस किच्ची को बनाया गया है, जो कि फॉर्मर बैंक ऑफ बड़ौदा के ईडी रहे हैं। और आरबीआई ने ये अपॉइंटमेंट किया है क्योंकि एक्सिस बैंक के डिप्टी एमडी श्रीनिवास जी के द्वारा यहाँ पर रेजिग्नेशन दे दिया गया। और ये जो एडवाइजरी कमेटी है, जो रिलायंस कैपिटल को एडवाइस देने के लिए सेटअप की गई है, जो अनिल अंबानी जी का जो क्राइसिस था उसके लिए भी ये गाइडेंस प्रोवाइड करने का काम करती है। चलिए, अब ये है एक्टर जिनका नाम है नंदमूरी तरका रत्न,
ठीक है। एक्टर नंदामूरी रत्ना, इनका निधन हो गया है कर्नाटका बेंगलुरु में, और बहुत कम उम्र थी, केवल 39 ईयर्स के थे। कार्डिक अरेस्ट के कारण इनका निधन हो गया। साथ ही साथ ये ग्रैंडसन है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश एंड फाउंडर ऑफ द टीडीपी एनटी रामाराव के, ये ग्रैंडसन है। इन्होंने 2002 में अपनी पिक्चर्स में डेब्यू करना शुरू किया था, और 2009 में इनको नंदी अवार्ड दिया गया था बेस्ट विलेन के लिए। तो बेस्ट विलेन के लिए नंदी अवार्ड इनको 2009 में दिया गया था अमरावती मूवी के लिए, और इनका निधन हो गया। तो इनका आपको प्रोफेशन याद रखना है कि एक्टर थे, ठीक है। अगले पर्सन के नाम में बारे में बात करते हैं, पोएट वी मधुसूदन नायर, ज्ञानप्पन पुरस्कार इन्हें दिया गया है, ठीक है। वी मधुसूदन नायर रिसीव अ ज्ञानप्पा पुरस्कार, ज्ञानप्पा अवार्ड 2023। लिटरेचर की फील्ड में इनके कंट्रीब्यूशन के लिए अवार्ड दिया गया। 50,000 रुपये यहाँ पे कैश प्राइज दी जाती है, ठीक है। और 24 फरवरी को उनको ये अवार्ड दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे या उनके भाई बहन होंगे जो कार्टून देखना बड़ा पसंद करते हैं। तो आप लोग ने शायद गैलेक्सी एक्सप्रेस 999 और स्पेस पायरेट्स, कैप्टन हेडलॉक जैसे कई सारे कार्टून और टेलीविजन एनिमेशन सीरीज़ को देखा होगा, जो कि जापान में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। और ये जो मंगा आर्टिस्ट हैं जिन्होंने ये सब क्रिएट किया है, उनका निधन हो गया है। तो लीजेंडरी मंगा आर्टिस्ट जिनका नाम है लीजी मात्सुमोतो, इनका निधन हो गया है जापान टोक्यो में, ठीक है। इन्होंने कई सारी बैटलफील्ड कॉमिक्स और कई सारी जो मंगा टेक्निक होती है उस पे इन्होंने कॉमिक बुक बनाई है। मंगा जो है वो एक कॉमिक और ग्राफिक नॉवल है जो कि ओरिजिनेट हुई थी जापान में, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे कुछ पर्सन्स जिनके बारे में आपके साथ डिस्कस करना था। अब बाकी न्यूज़ को हम कवर करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रणजी ट्रॉफी के बारे में। तो यहाँ पे रणजी ट्रॉफी का जो फाइनल था वो सौराष्ट्र की टीम और बंगाल की टीम के बीच में खेला गया था, ईडन गार्डन कलकत्ता में। कहाँ पर खेला गया था रणजी ट्रॉफी का फाइनल? ईडन गार्डन कलकत्ता में खेला गया था, और सौराष्ट्र ने यहाँ पे बंगाल को 9 विकेट से हराया है और सेकेंड टाइम रणजी ट्रॉफी को लिफ्ट किया है, क्योंकि सौराष्ट्र ने अपनी पहली बार जो रणजी ट्रॉफी लिफ्ट की थी वो 2019-20 में की थी, और ये इनका सेकंड आप कह सकते हैं कि रणजी ट्रॉफी जो है वो सौराष्ट्र की टीम ने जीती है। सौराष्ट्र और बंगाल की टीम के बीच में ईडन गार्डन कलकत्ता में फाइनल मैच खेला गया था। क्लियर। अब आगे बात करते हैं। सौराष्ट्र की जो टीम थी उसके कैप्टन थे जयदेव उनदकत, और जयदेव जी जो हैं उन्हें मैन ऑफ द मैच डिक्लेयर किया गया है उनकी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस के कारण। इसके अलावा आप देखेंगे बैटर अर्पित वसावदा, इन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज डिक्लेयर किया गया है। सबसे ज़्यादा रन जो बनाए हैं वो मयंक अग्रवाल ने बनाया है, जो कि कर्नाटका की टीम से थे, 990 रन। और सबसे ज़्यादा विकेट लेने का काम जो है वो जलाद सक्सेना ने किया है, जो कि केरला की टीम से थे, 50 विकेट इन्होंने लिए हैं। अब थोड़ा सा रणजी ट्रॉफी का इतिहास को भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि रणजी ट्रॉफी का जो टूर्नामेंट था वो पहली बार 1934 में खेला गया था, और मद्रास और मैसूर की टीम के बीच में जो है ये पहला मैच 1934 में रणजी ट्रॉफी का खेला गया था। मुंबई सबसे ज़्यादा बार टीम है, जो वह टीम है जो सबसे ज़्यादा बार रणजी ट्रॉफी को जीती है। मुंबई की टीम ने अभी तक 41 टूर्नामेंट्स को जीता है। इस 96 ईयर की जर्नी में रणजी ट्रॉफी कभी कैंसिल नहीं हुई, लेकिन केवल 2020-21 में रणजी ट्रॉफी का मैच नहीं कराया गया था कोविड-19 क्राइसिस के कारण। महाराजा रणजीत सिंह के नाम पे इस ट्रॉफी का नाम रणजी ट्रॉफी नाम है। सबसे ज़्यादा रन अभी तक रणजी ट्रॉफी में वसीम जाफर ने बनाए हैं, 10,000 से ज़्यादा रन उन्होंने बनाए हैं। और सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए हैं? राजेंद्र गोयल ने लिए हैं, 640 विकेट। तो ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है अबाउट द रणजी ट्रॉफी। क्लियर है? इतनी चीज़ें याद रखेंगे आप, और रणजी ट्रॉफी का एसोसिएशन भी याद रखिएगा, क्रिकेट से है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इंडिया सिक्योर ब्रोंज इन द बैडमिंटन एशिया मिक्स टीम चैंपियनशिप 2023। अब यहाँ पे दुबई एग्जीबिशन सेंटर यूएई में जो है 14 से लेकर 19 फरवरी के बीच में बैडमिंटन एशिया मिक्स टीम चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसमें चाइना ने गोल्ड मेडल जीता है, साउथ कोरिया ने यहाँ पे सिल्वर मेडल जीता है, और भारत ने जो है वो ब्रोंज मेडल यहाँ पे मिक्स टीम इवेंट में बैडमिंटन में जीता है, ठीक है। तो याद रह जाएगा। ओके, टेरिसा जॉली एंड द गायत्री गोपीचंद वॉन द विमेंस डबल। ओके, द ब्रोंज मेडल एशिया मिक्स टीम चैंपियनशिप में भारत ने ब्रोंज मेडल यहाँ पे जीता है, और ये दुबई में यूएई में खेला गया था। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सरसाइज 10 सिलिक के बारे में। एक्सरसाइज 10 सिलिक एक बाइलिनियल ट्रेनिंग एक्सरसाइज है जो इंडियन आर्मी और उज्बेकिस्तान की आर्मी के बीच में कंडक्ट कराई जाती है। इस साल एक्सरसाइज 10 सिलिक का 4th नंबर का एडिशन है, और इंडियन आर्मी और उज्बेकिस्तान की आर्मी यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगी।
और जो एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जा रही है वो पिथौरागढ़ उत्तराखंड में कंडक्ट कराई जा रही है 20 फरवरी से लेके 5 मार्च तक। 20 फरवरी से लेके 5 मार्च तक जो है ये एक्सरसाइज कंडक्ट होगी उत्तराखंड में, ठीक है ना। इसमें जो 14th बटालियन ऑफ गढ़वाल रेजिमेंट या राइफल है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे भारत की तरफ से। तो एक्सरसाइज दस्तलिक आपको याद रखना, चौथा एडिशन है, भारत के उत्तराखंड में हो रहा है। इंडियन आर्मी और उज्बेकिस्तान की आर्मी यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगी। ओके चलो, अब नॉर्थ इंडिया को अपना पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट मिल गया है गोरखपुर हरियाणा में, ठीक है। तो उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र गोरखपुर हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। ये बात मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितेंद्र सिंह जी के द्वारा रिसेंटली अनाउंसमेंट की गई है। गोरखपुर के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में जो है नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट को सेटअप किया जाएगा और लगभग 560 एकड़ की जमीन पे 560 एकड़ की जमीन पे इस पावर प्लांट को लगाया जाएगा, जो कि 2800 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने का काम करेगा। 2 फेज में ये काम होगा। पहला फेज 2025 में कंप्लीट होगा और अगला जो फेज है वो 2028 में कंप्लीट होगा। और ये दोनों फेज जो है वो 2800 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेंगे और लगभग 20,000 करोड़ की लागत के साथ नॉर्थ इंडिया के पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट को सेटअप किया जा रहा है गोरखपुर हरियाणा में। तो ये आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं वायु लिंक के बारे में। इंडियन एयरफोर्स ने डेवलप किया है पूरी तरीके से मेड इन इंडिया इंडिजीनियस वायु लिंक प्लेटफॉर्म फॉर जैमर प्रूफ कम्युनिकेशन। अब इंडियन एयरफोर्स है तो उसको कम्युनिकेट करना पड़ता है, अपने पायलट के साथ कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है, रेडार के जरिए सिग्नल भेजते हैं, आप रेडियो सिग्नल भेजते हैं, लेकिन जो वेदर क्वालिटी ख़राब होती है और सिग्नल बहुत वीक होते हैं तो कई बार यहाँ पे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए वायु लिंक की शुरुआत की गई है। तो इंडियन एयरफोर्स हैज़ डेवलप एन इनोवेटिव सॉल्यूशन नेम्ड वायु लिंक टू सेंड रेडियो कम्युनिकेशन टू द बेस स्टेशन व्हेन द सिग्नल आर लो। और ये हर वेदर में डील कर सकते हैं, चाहे वेदर कितना ही खराब हो, और जैमर प्रूफ है, अनइंटरप्टेड है ये, ठीक है। तो इसको इंडियन एयरफोर्स ने जो है रिसेंटली लॉन्च किया है कम्युनिकेशन पर्पस के लिए। नेक्स्ट है एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 लॉन्च। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन और स्पेस जोन इंडिया के द्वारा और मार्टिन फाउंडेशन ने मिलकर एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च की है। 2023 मिशन को लॉन्च किया है, कहाँ से? चेन्नई तमिलनाडु से। और ये जो वेदर रिसर्च करने में और एटमॉस्फेरिक जो कंडीशन है, सोलर रेडिएशन है ना, इन सारी चीज़ों की स्टडी करने में ये सैटेलाइट मदद करेगा। ये जो सैटेलाइट है इसको 6वीं से लेकर 12वीं तक के स्टूडेंट्स ने अलग अलग जगहों पे इसके पार्ट्स को मैन्युफैक्चर या कंस्ट्रक्ट करने का काम किया है। और मैक्सिमम जो इसमें स्टूडेंट इन्वॉल्व है, 200 से ज़्यादा स्टूडेंट जो इन्वॉल्व है वो फिशरमैन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वेदर के लिए, वेदर रिसर्च के लिए एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल तैयार किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट टू बी सेटअप इन पुणे। तो भारत का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट पुणे में स्थापित किया जा रहा है। लगभग 430 करोड़ रुपए की लागत के साथ इसको तैयार करेंगे और इस प्लांट को तैयार करने का काम एक प्राइवेट कंपनी को दिया है जिसका नाम है ग्रीन बिलियन लिमिटेड, ठीक है। और इसके लिए पुणे और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बीच में 30 साल का एग्रीमेंट हुआ है, क्योंकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ही होगी जो कचड़े को, जो वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करके पहुंचाएगी और फिर उस वेस्ट मटेरियल से जो है वो हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जाएगा। हम सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन एक फ्यूचर फ्यूल भी होता है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि 350 टन ऑफ सॉलिड वेस्ट को डेली यहाँ पर ट्रीट करना और 10 टन तक यहाँ पे हाइड्रोजन एवरीडे प्रोड्यूस करना यहाँ पे मकसद है। तो पुणे में इसको सेटअप किया जा रहा है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। इतनी चीज़ें। तो आइए अब शॉर्ट न्यूज़ को हम देखते हैं। यूरोपियन यूनियन ने डिक्लेयर किया है कि वो गैस और डीजल कार को बैन कर देगी उनकी सेल 2035 तक। मतलब इलेक्ट्रिकल व्हीकल ही हम मैन्युफैक्चर करेंगे और कंपनियों को भी आदेश दिया है कि आप तैयारी में लग जाइए और इलेक्ट्रिकल व्हीकल को मैन्युफैक्चर कर दें, क्योंकि हम 2035 तक जितने भी डीजल कार यूरोपियन यूनियन के देशों में चल रही हैं उन सबको हम बैन कर देंगे। नेक्स्ट है सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मिनिस्टर के द्वारा दिव्य कला मेला का आयोजन किया गया मुंबई में। 16 से 25 फरवरी तक ये दिव्य कला मेला लगना है मुंबई में। नेक्स्ट है 18th वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस ऑर्गेनाइज कराई गई। 18वीं वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस जो है वो मैनेज की गई, ऑर्गेनाइज की जा रही है 21 से लेकर 23 फरवरी तक। कहाँ पर? जयपुर में, जयपुर में। और इसको ऑर्गेनाइज कराने का काम कौन कर रहा है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे एंड रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, मतलब आरपीएफ। ये 18वें नंबर की वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस को कंडक्ट करा रहे हैं। नेक्स्ट है चंद्रयान 3
जो कि अपकमिंग हमारा चंद्र मिशन है उसको एक और सफलता हासिल हुई है, और ये बात इसरो के चीफ के द्वारा हमको बताई गई है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चीफ ने हमको बताया है कि चंद्रयान 3 का जो लैंडर है उसको सक्सेसफुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो कंपेटिबिलिटी है उससे इसको टेस्ट किया गया UR राव सैटेलाइट सेंटर में, और इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है। नेक्स्ट बात करते हैं UAE और इंडिया के बीच में। UAE इंडिया बिजनेस काउंसिल की शुरुआत की है, UAE चैप्टर, ठीक है। UAE इंडिया बिजनेस काउंसिल UAE चैप्टर की शुरुआत हुई है। इंडिया और UAE के बीच के जो बायलैटरल रिलेशन है और ट्रेड और बिजनेस के लिए जो रिलेशन है उनको और भी इन्हांस करना, ठीक है। इंडिया की जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है IMD जिसको हम कहते हैं, उसने सीजन का फर्स्ट हीट वेव वार्निंग डिक्लेयर किया है कोंकण एंड कच्छ एरिया ऑफ गुजरात में। नेक्स्ट है DMRC, इंपॉर्टेंट है ये। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के द्वारा इंडिया का पहला वर्चुअल शॉपिंग रिचार्ज ऐप फॉर मेट्रो लॉन्च किया गया है। वर्चुअल शॉपिंग रिचार्ज ऐप फॉर मेट्रो DMRC ने रिसेंटली लॉन्च किया और ये भारत का पहला इस तरीके का एप्लीकेशन है। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री की और सेंट्रल बैंक के जो चीफ है G20 की, उसकी पहली मीटिंग यहाँ पे कंडक्ट कराई जा रही है बेंगलुरु में। कहाँ पर कंडक्ट हो रही है? बेंगलुरु में। नेक्स्ट है, फॉर्मर नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार ने कहा है कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो 6% रहेगी आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए। नेक्स्ट है, नॉर्थ कोरिया ने कंफर्म किया है कि उन्होंने रिसेंटली होंगजोंग 15 इंटरनेशनल बैलिस्टिक मिसाइल का सक्सेसफुली टेस्ट कंडक्ट किया है। तो ये कुछ शॉर्ट न्यूज़ थी जिनके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी हमने डिस्कशन किया है वो आपको शॉर्ट न्यूज़ में अवेलेबल है, जैसे कि कार्तिक सुब्रमण्यम जिन्होंने नेशनल ज्योग्राफी पिक्चर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। टाटा मोटर के VP रंजन अंबा को MD बनाया गया है जैगवार लैंड रोवर इंडिया का। ऑस्टिन बटलर जो है उन्होंने 76 बाफ्टा अवार्ड बेस्ट एक्टर कैटेगरी में जीता है। यूनिसेफ के द्वारा आयुष्मान खुराना को नेशनल एम्बेसडर बनाया गया है फॉर चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन। के सैलजा जो कि केरला की फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर रही हैं, उनको 32nd नंबर का रामश्राय उन्नीरकोटी पुरस्कार दिया जा रहा है। रमेश कृष्णा, इन्हें रोटरी क्लब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जा रहा है और एक शानदार टेनिस खिलाड़ी हैं, ठीक है, रमेश कृष्णन। फिर RBI के द्वारा VS किच्ची को जो है RCAP एडवाइजरी कमेटी का मेंबर बनाया गया है। एक्टर नंदामुरी रत्ना, इनका निधन हो गया है, ठीक है, 39 की उम्र में कार्डियक अरेस्ट से। नेक्स्ट है मधुसूदन नायर, इनको ज्ञानप्पन पुरस्कार दिया गया है, लिटरेचर की फील्ड में ये अवार्ड दिया जाता है। फिर है लीजेंडरी मंगा आर्टिस्ट लीजी मात्सुमोतो, इनका निधन हो गया है। उनकी कई सारी मैगजीन और कॉमिक बुक जो है वो जापान के कल्चर से मिलती हैं और उन्होंने इनकी शुरुआत की है। नेक्स्ट है स्वराष्ट्र की टीम ने बंगाल की टीम को हराया है और सेकेंड टाइम यहाँ पर रणजी ट्रॉफी को लिफ्ट करने का काम किया है। फिर बैडमिंटन एशिया मिक्स टीम इवेंट में भारत ने ब्रोंज मेडल जीता है। इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में उत्तराखंड में एक्सरसाइज दस्तलिक की शुरुआत हो गई जो कि इसके 4th नंबर का एडिशन है। नेक्स्ट है, नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप किया जा रहा है गोरखपुर हरियाणा में। और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इंडिजेनियसली बायोलिंक प्लेटफॉर्म फॉर जैमर प्रूफ कम्युनिकेशन के लिए सेटअप किया गया है, शुरुआत की गई है। APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन की को भी लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अंत में बात करते हैं कुछ रिवीजन क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल सेट अप द फर्स्ट वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट एट द कॉस्ट ऑफ 430 करोड़ रुपीज इन विच सिटी। तो भारत का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट जो है वो पुणे में लगाया जा रहा है। कहाँ पे? पुणे में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द टॉम रिपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज़ द स्लोएस्ट सिटी। तो स्लोएस्ट सिटी कौन सी है? तो भारत के हिसाब से देखें तो बेंगलुरु है, लेकिन अगर ओवरऑल देखते हैं तो कौन सी है? लंदन है, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, 49 नंबर की GST काउंसिल की मीटिंग कहाँ हो रही है? तो हमेशा ये मीटिंग ऑलमोस्ट अगर आप देखो तो नई दिल्ली में ही इसका आयोजन किया जाता है। फाइनेंस मिनिस्टर इसकी हेड होती हैं। रिसेंटली राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को किस राज्य का गवर्नर अपॉइंट किया है? तो आंसर हो जाएगा बिहार राज्य का गवर्नर अपॉइंट किया गया है, ऑप्शन डी, क्योंकि बिहार वाले जो हैं वो महाराष्ट्र चले गए हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो आर्मी स्टाफ के वाइस चीफ जो है वो MV सुचिंद्र कुमार को अपॉइंट किया गया है, ऑप्शन डी। दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे। KT पटनायक जो कि 20वें गवर्नर बन गए हैं किस राज्य के? त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर, असम या अरुणाचल प्रदेश। जो भी सही आंसर होगा आप हमें कमेंट में देना, रिप्लाई भी मैं आपको कमेंट में कर दूंगी, और जो न्यूज़ रह गई है उनको हम कल के सेशन में कवर कर लेंगे। आई होप आपने एंजॉय किया होगा आज का सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर एंड बाय बाय।